वरदान क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान भाग 1 जिसका अध्याय नंबर है अपना 5 है, खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा लेसन हम पढ़ेंगे। पहला वीडियो इसका हमने जारी कर दिया था, अब इसका दूसरा पार्ट जारी किया जा रहा है इसी लेसन का। खाद्य सुरक्षा क्या है इसके बारे में हम जानते हैं आज। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है यह आश्वासन कि अपने इच्छित उपयोग के अनुसार भोजन मानव उपयोग के लिए स्वीकार्य है। खाद्य सुरक्षा की समझ के दो अन्य संकल्पनाओं अविषालुता और संकट को परिभाषित करके उन्नत किया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा क्या है? खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि जो भी हम अपना भोजन उचित उपयोग में ले रहे हैं वो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए स्वीकार्य हो, यानी हमारे शरीर के लिए सही हो, असुरक्षित ना हो। उसका लेने से हमें शरीर में पोषक तत्व ही मिले, ना कि कोई हमारे लिए खराब हो हमारे शरीर के लिए। तो इसके लिए इसका कारण क्या है कि सुरक्षा को लेकर दो संकल्पनाएं देखी गई है, अविषालुता और संकट को परिभाषित करके उन्नत किया जा सकता है। अब अपन देखते हैं अविषालुता क्या है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है अविषालुता के बारे में बताइए। तो अविषालुता का अर्थ है किसी पदार्थ की किसी प्रकार और किन्हीं परिस्थितियों में क्षति उत्पन्न करने की क्षमता होती है। यानी कोई पदार्थ है वो किसी प्रकार और किन्हीं परिस्थितियों में खराब हो सकता है या उसकी कोई क्षति पहुंचा सकता है, उसकी क्षमता होती है, उसको कहते हैं अविषालुता। खतरा वह सापेक्षिक संभावना है कि जब पदार्थ को किसी प्रस्तावित तरीके और मात्रा में प्रयुक्त न किया जाए तो उसके फलस्वरूप क्षति हो सकती है। खतरे को हमने एक सापेक्षिक संभावना के रूप में देखा है कि जब भी कोई पदार्थ है को किसी को हम प्रस्तावित तरीके से और मात्रा जो है उसमें प्रयुक्त न किया जाए तो वो उसके फलस्वरूप क्या होती है, क्षति हो सकती है। उसको हम क्या कहते हैं, खतरा कह सकते हैं। संकट भौतिक, रासायनिक और जैविक 3 प्रकार का हो सकता है जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है। संकट को किन रूपों में माना है? भौतिक रूप में, रासायनिक रूप में और जैविक के रूप में संकट को माना है। भौतिक संकट क्या है? देखते हैं कि भौतिक संकट क्या है। कोई भी भौतिक पदार्थ हो सकता है जो सामान्यतः खाद्य पदार्थों में नहीं पाया जाता। वो कैसे होता है? मतलब खाद्य सामग्री में नहीं पाया जाता, वो अन्य प्रकार से उसमें मिल जाता है, रोग उत्पन्न कर देता है। जैसे लकड़ी है, पत्थर है, बाल है, कीट कैंस है इत्यादि जो है वो हमारे क्या करता है, भौतिक संकट उत्पन्न कर देता है। उसको क्या है कि खाद्य पदार्थ को जब उत्पादन करते हैं ये उस समय न पाया जाके अन्य तरीके से बाहर ये क्या था उसमें खाद्य पदार्थ में मिल जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो दूषित हो जाता है और वो खाद्य पदार्थ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो हम एक डायग्राम देखते हैं खाद्य पदार्थों का भौतिक संकट जो हमारी किताब में दे रखा है। वो है क्या क्या हो सकता है। पत्थर मिला हुआ खाद्य पदार्थ हो सकता है, तना और बीज हो सकते हैं, उसमें हड्डियों के टुकड़े मिले हुए या पंख मिल सकते हैं। कई बार देखते हैं अनाज धान में मिलते हैं ये, दिया सलाई, आभूषण, कील, नट बोल्ट, रेशेदार जूट है। कई बार बटन मिला हुआ मतलब खाद्य पदार्थ मिल जाता है। बीड़ी और सिगरेट कैंस मिल जाते हैं या बाल कैंस मिल जाते हैं। ये सारे क्या है, हमारे भौतिक संकट है जो खाद्य पदार्थों में देखने को मिलते हैं। खाद्य पदार्थों में अदृश्य रासायनिक संकट भी पाए जाते हैं। वो कौन कौन से देखते हैं अपन। जैसे जो दिखता नहीं है रासायनिक संकट जो उसमें पाए जाते हैं, जैसे कीटनाशक अवशेष, पशु चिकित्सा अवशेष मिले हो सकता है उसमें। अस्वीकृत खाद्य मिलावटें, स्वीकृत खाद्य मिलावटों का आधिक्य है, जितना मिलाना चाहिए उससे अधिक मात्रा में मिला होना, मिलावट और मार्जन रसायन। ये क्या है, खाद्य पदार्थों में अदृश्य रासायनिक संकट है जो देखने को मिलता है अपने। फिर है कुछ जैविक संकट। अगले डायग्राम हम देखते हैं। खाद्य पदार्थों में दिखाई देने वाले जैविक संकट कौन कौन से होते हैं। जैसे खाद्य पदार्थों में कृमि, तेलचट्टा, कॉकरोच, इल्ली, गुण पड़ जाना अपन कहते हैं ना, जैसे मक्खी, ये सारे भी खाद्य पदार्थों में दिखाई देने वाले जैविक संकट है जो हमारे खाद्य पदार्थों में मिलते हैं। अगला डायग्राम देखते हैं।
खाद्य पदार्थ में दिखाई न देने वाले सूक्ष्म जीव संकट कौन कौन से हैं? जीवाणु, बैक्टीरिया मिल सकता है, खमीर, यीस्ट, प्रोटोजोआ, फफूंदी और विषाणु, वायरस। ये भी हमारे खाद्य पदार्थ में देखने को कई बार दिखाई न देने वाले सूक्ष्म जैविक संकट भी इसमें मिल जाते हैं। तो हमने क्या किया इस लेसन में मिला कि जो जो मिलावट जैविक, रासायनिक, भौतिक जो खाद्य पदार्थों में मिलावट मिलती है हमने उसके बारे में जाना। अब हम देखते हैं कि ये जो भौतिक संकट है, ये रासायनिक संकट, भौतिक संकट हमने पढ़ लिया, जैसे पत्थरबाल, कीट हो गए। रासायनिक संकट के अंतर्गत वे रासायनिक अथवा हानिकारक पदार्थ आते हैं जो खाद्यों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं अथवा खाद्यों में पाए जाने या अनजाने में मिला दिया जाता है, या तो जाने अनजाने मिला दिया जाएगा या उसमें प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ये खाद्य संकट जो भी अपने मिलावट है। इस संकटदायी वर्ग में कीटनाशक, रासायनिक अवशेष, विषैली धातुएं, पॉलीक्लोरिक अर्थ, बायोफिनाइल परिरक्षक, खाद्य रंग और अन्य मिलावटी पदार्थ मिले होते हैं। ये सारे किस में आएंगे? रासायनिक संकट में आएंगे। अब देखते हैं, देखो कई बार है ना एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रासायनिक संकट मतलब किन किन रूपों में अपने पदार्थों में देखने को मिलता है। तो अपन इसको देख सकते हैं कि कीटनाशक के रूप में रासायनिक अवशेष, विषैली धातुएं मिला दिए जाते हैं, पॉलीक्लोरिक अर्थ, बायोफिनाइल परिरक्षक, खाद्य रंग, ये सारे क्या है? यानी कोई मिलावट है, ये है रासायनिक संकट हमारा। अब देखते हैं जैविक संकट क्या है। विभिन्न जीवधारी शामिल होते हैं उसमें, जिसमें सूक्ष्म जीवी शामिल है। ये सूक्ष्म जीव खाद्य जनित रोग उत्पन्न करते हैं, खाद्य जनित रोगाणु कहलाते हैं। खाद्य जनित रोगाणु से क्या मतलब है? जो खाद्य पदार्थों में खाद्य मिलके खाद्य जनित सूक्ष्म जीवी मिल जाते हैं और खाद्य जनित हमारे अंदर रोग उत्पन्न कर देते हैं, उनको कहते हैं खाद्य जनित रोगाणु। ये दो प्रकार के खाद्य जनित रोगाणु हैं। कौन कौन से? संक्रमण फैलाने वाले और विषाक्तता वाले। ये दो प्रकार के हैं खाद्य जनित रोग। संक्रमण, खाद्य संक्रमण रोगाणु जीवों के शरीर में प्रवेश से उत्पन्न होता है। खाद्य संक्रमण क्या होता है? रोगाणु जो खाद्य मतलब भोजन के दौरान अपने शरीर में प्रवेश से उत्पन्न हो जाता है और जो वहाँ पहुंचकर संख्या में बढ़ता है और रोग उत्पन्न करते हैं। इसका एक उदाहरण अपन देख सकते हैं, साल्मोनेला। साल्मोनेला इसका एक आदर्श उदाहरण है। ये क्या है? साल्मोनेला है, जीव है। तो ये जीवाणु क्या करता है? रोगाणु है जो शरीर के जीवों के शरीर में प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद वो मतलब अपनी संख्या में वृद्धि करता है और शरीर में रोग उत्पन्न कर देता है। अब एग्जाम में पूछ लिया जाए साल्मोनेला, इसके बारे में बताइए तो ये क्या है? यह जीव जंतुओं के कहाँ पाया जाता है? आंत्र क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आंत्र क्षेत्र में पाया जाता है। कच्चा दूध और अंडा इसके स्रोत है। कच्चे दूध में और अंडे में ये साल्मोनेला पाया जाता है। रोगाणु जो है जी गर्म करने पर क्या होता है कि साल्मोनेला नष्ट हो जाता है। हम दूध को गर्म करते हैं या अंडे को बॉईल करके लेते हैं काम में, तो गर्म करने पर तो ये साल्मोनेला जो जीव है वो नष्ट हो जाता है। परंतु कई बार क्या होता है गर्म करने पर परंतु अपर्याप्त, यदि हमने ढंग से गर्म नहीं किया है या बॉईल नहीं किया है तो कुछ ही अंश में जीवित बच जाते हैं, वो हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न कर देते हैं। साल्मोनेला पार प्रदूषण से फैलता है। किससे फैलता है? पार प्रदूषण के द्वारा। यह ऐसे हो सकता है कि कोई रसोइया है, एक तख्ते पर कच्चा मांस मुर्गी के टुकड़े काटे, ठीक है, मांस मुर्गी के टुकड़े काटे और उसको तो हमने पका के खा लिया तो वो हमारे शरीर में वैसे नहीं पहुंचा। लेकिन जिस तख्ते पर काटा है उस तख्ते पर उसके अंश साल्मोनेला का रह जाता है, वो उस तख्ते को बिना धोए दूसरे खाद्य पदार्थ काट देता है, जिसको अपन कच्चा ही खाते हैं, जैसे सलाद। तो वो क्या होता है कि वैसे वो और ये जैसे सलाद में कच्चा था, हमने खाया और कच्चे सलाद में बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं। प्रत्येक 20 मिनट में इसकी संख्या दोगुनी हो जाती है। यानी उस तख्ते पर पहले उसने जो भी काटा उसके अंदर यदि साल्मोनेला का जो रोगाणु का जो वायरस है वहाँ, लेकिन वो तो पक गया, उसके अंदर वाले तो ख़त्म हो गए, लेकिन जो तख्ता जिस तख्ते पर साफ मतलब बिना साफ की दूसरी सब्जी काट ली या जिसको हम कच्चे रूप में सलाद के रूप में खाते हैं तो वो उसके साथ हमारे शरीर में पहुंच जाता है। खाद्य विषाक्तता और अविषिता क्या है देखते हैं अपन।
खाद्य पदार्थ से रोगाणु के नष्ट हो जाने के बाद भी कुछ जीवाणु रह जाते हैं जो हानिकारक आविष उत्पन्न करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? खाद्य विषाक्तता क्या है? खाद्य पदार्थ से रोगाणु के नष्ट हो जाने के बाद भी कुछ जीवाणु रह जाते हैं जो हानिकारक आविष उत्पन्न करते हैं। ये रंग, गंध व रूप में नहीं पहचाने जाते, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सुरक्षित हो। हमें उसका पता रंग, गंध, रूप से तो हमें पता नहीं चलता है कि भोजन में कुछ गड़बड़ है, लेकिन जो हम खाते हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो ऐसा सुरक्षित हो। तो ऐसा एक उदाहरण है स्टेफिलोकोकस ऑरियस। स्टेफिलोकोकस ऑरियस ऐसे ही जीवों का उदाहरण है। ये जीव वायु, धूल और जल में पाए जाते हैं। ये 50% स्वस्थ व्यक्तियों के नासिका मार्ग, गले और त्वचा और बालों में पाए जाते हैं। ये वाले जीव कहाँ पाए जाते हैं जीवाणु? ये वाले कौन से रोग के जीवाणु? स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ये प्रकार के हैं जो क्या होता है कि जो जीव के वायु, धूल और जल में पाए जाते हैं ना। ये जीव वायु, धूल और जल में ये पाए जाते हैं इसके जीव। और ये 50% जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं ना, उनके नासिका मार्ग, नाक के द्वारा, गले और त्वचा और बालों में ये पाया जाता है। विभिन्न परजीवी भी रोग का कारण हो सकते हैं, जैसे सूअर का मांस। सूअर के मांस में फीता कृमि द्वारा संक्रमण फैलता है। जो व्यक्ति सूअर का मांस खाते हैं, मांसाहारी होते हैं, उनके सूअर के मांस में क्या होता है? फीता कृमि होता है, जिसके द्वारा वो उनके अंदर जाके संक्रमण पैदा कर देता है। खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सभी प्रयासों के बावजूद भी जैविक खाद्य जनित रोगाणु गंभीर चिंता का विषय है और नए रोगाणु निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। मतलब बहुत से उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये चिंता का विषय है और नित्य नए रोग उत्पन्न होते ही जा रहे हैं। अब अपन आगे देखते हैं रोगाणुओं के उत्पन्न होने के जो कारक महत्वपूर्ण हैं, उसमें क्या क्या सम्मिलित हम कर सकते हैं कि जो रोगाणु को उत्पन्न करने में सहायक के रूप में भूमिका निभाते हैं। मानव परपोषी, जंतु परपोषी, मानव एवं स्वयं रोगाणुओं के साथ उनकी पारस्परिक क्रियाएं, पर्यावरण जिसमें भोजन का उत्पादन वो कर रहा है, संसाधन के द्वारा, भोजन पकाने की विधियों के द्वारा, परोसने आदि करने की जो क्रियाएं उसके द्वारा, यह भंडारण करते समय ये जो सावधानियाँ या जो भी असावधानियाँ हैं, जिसके कारण क्या होता है? रोगाणु को उत्पन्न होने का वो एक अच्छा सा माहौल मिल जाता है, जिसमें वो मतलब तीव्र गति से अपना वो करता है, वृद्धि करता है। कुपोषण, आयु और अन्य परिस्थितियों के कारण परपोषी की संवेदनशीलता में परिवर्तन आने से नए रोग लग सकते हैं। एक तो हम कुपोषण के शिकार है, वैसे ही हमारी आयु भी जैसे बढ़ती जा रही है ना, कमज़ोर होती जा रही है बॉडी या शरीर, या अन्य परिस्थितियां हैं जिसके कारण क्या होता है? परपोषी की संवेदनशीलता में परिवर्तन आने से नए शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जीवों में आनुवंशिक विनियम अथवा उत्परिवर्तन नए प्रभेद पैदा कर सकते हैं, जिससे रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है। यानी जीवों में आनुवंशिक जो भी विनियम होता है तो उत्परिवर्तन देखने को मिलता है। इससे भी क्या होता है? रोग उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। खाने की आदतों में परिवर्तन, जलवायु, बड़ी मात्रा में उत्पादन, खाद्य संसाधन और खाद्य पूर्ति में वैश्विक वृद्धि के माध्यम से नए रोगाणुओं के संपर्क हो जाता है। उदाहरण के लिए नोरोवायरस, रोटावायरस, हेपेटाइटिस ई, जिनका लगभग 70% में योगदान रहता है। यानी जो हमारे ये जो वायरस कैसे फैलते हैं? नोरोवायरस, रोटावायरस, हेपेटाइटिस ई, ये हमारे जो खाने की आदतें हैं ना, उसमें परिवर्तन होना, जलवायु या बड़ी मात्रा में उत्पादन जो चीज़ें हो रही है वहाँ इन जो साफ़ सफाई का, स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाता, खाद्य संसाधन करते समय, और खाद्य पूर्ति में वैश्विक वृद्धि, यानी खाद्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में जो वैश्विक वृद्धि के माध्यम से नए रोगाणु संपर्क आ जाते हैं, जिसके कारण नोरोवायरस है, रोटावायरस है, हेपेटाइटिस ई है, ये सारे रोग मतलब शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। नए रोगाणु उत्पन्न होते रहेंगे, इसलिए उन्हें पहचानने, नियंत्रित करने और खाद्य पदार्थों में
उनकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए विधियों को विकसित करने की आवश्यकता है। कुछ इस प्रकार की विधियाँ हम डेवलप करें जो नए नए रोग हमारे सामने आ रहे हैं उनको हम जल्द से पहचान सकें, कंट्रोल कर सकें और उनकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए नई विधियाँ भी काम में ले सकें। अब एक शब्द आता है संदूषण। 12वीं बोर्ड में अक्सर ये वर्ड पे क्वेश्चन, इस शब्द पे क्वेश्चन आता है जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। संदूषण क्या है? संसाधन व भंडारण के समय या उससे पहले या बाद में खाद्य पदार्थ में हानिकारक, अखाद्य अथवा आपत्तिजनक बाहरी पदार्थों जैसे रसायन, सूक्ष्मजीव, तनुकारी पदार्थ की उपस्थिति संदूषण कहलाती है। सीधे सीधे शब्दों में समझते हैं संदूषण क्या है। जो संसाधन या जो भी भंडारण करते हैं, हम संसाधन या भंडारण करते समय हमें उस समय पहले या बाद में कुछ ऐसे हानिकारक तत्व खाद्य सामग्री मिल जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, उसको कहते हैं हम संदूषण। वो रासायनिक, जैविक या भौतिक किसी रूप में उसमें शामिल हो सकता है। खाद्य अपमिश्रण क्या है? अगला एक नोट है, खाद्य अपमिश्रण वो क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें भोजन की गुणवत्ता या खराब गुणवत्ता वाली सामग्री के अतिरिक्त या मूल्यवान घटक के निष्कर्षण से कम हो जाती है। इससे पदार्थों को न केवल जानबूझकर जोड़ दिया जाता है बल्कि जैविक और रासायनिक संदूषण भी शामिल होता है। अपमिश्रण क्या होता है? जो गुणवत्ता वाली चीज़ें होते हैं ना, उनको उसके अंदर खराब गुणवत्ता वाली चीज़ें जानबूझ के जोड़ दी जाती है, जिससे क्या होता है खाद्य का महत्व कम, जो क्वालिटी होती है वो कम हो जाती है। और ये मिलावट के रूप में हो सकता है, जैविक रासायनिक संदूषण के रूप में भी हो सकता है। खाद्य अपमिश्रण जो मिलाने वाली चीज़ें नहीं है, मिश्रित करने वाली वो चीज़ें शामिल हो जाना मूल्यवान घटक के साथ, तो वो चीज़ें क्या हो जाती है? खाद्य अपमिश्रण वाली हो जाती है। अब आगे हम देखते हैं मिलावट। मिलावट क्या है? मिलावट ये वे पदार्थ है जिनका उपयोग मानव उपभोग के लिए खाद्य उत्पादों को असुरक्षित बनाने के लिए किया जाता है। हम कोई भी खाद्य पदार्थ लाते हैं तो उसके अंदर क्या है, कुछ ऐसे पदार्थ को मिला दिया जाता है जो क्या होता है, खाने के लिए खाद्य उत्पाद क्या होता है, असुरक्षित हो जाता है, रोगाणु उत्पन्न करने वाला हो जाता है। कई बार तो मिलावट क्या किया जाता है, मिलावट के रूप में हम देखते हैं कि सरसों के तेल में आर्जिमोन के बीजों की तेल की मिलावट कर दी जाती है ना, तो काली मिर्च में पपीता के बीजों की। तो इस प्रकार के ना जैसे मिलावट करके बाद उस चीज़ की जो गुणवत्ता है ना, उस चीज़ को कम कर दिया जाता है। और इससे क्या होता है कि ये कम गुणवत्ता वाली चीज़ें, मिलावटी चीज़ें हमारे असुरक्षित स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी होती है। खाद्य गुणवत्ता। अब अगला टॉपिक जो अपना है खाद्य गुणवत्ता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। यह उन गुणों की ओर संकेत है जो उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों के गुणों को प्रभावित करती है। उपभोक्ता के लिए उत्पाद के जो गुण हैं उनको जो प्रभावित करती है उसको कहते हैं हम खाद्य गुणवत्ता। ये उन गुणों की ओर संकेत करती है जो उपभोक्ताओं यानी जो उस खाद्य पदार्थ का यूज़ ले रहा है के लिए उत्पादों के गुणों को प्रभावित करती है। इसमें नकारात्मक गुण भी शामिल हो सकते हैं जैसे सड़ना, संदूषण, अपमिश्रण, खाद्य सुरक्षा खतरे आदि। और इसमें सकारात्मक गुण भी हो सकता है जैसे रंग, सुगंध, बनावट, ये मिला के भी इसको खाद्य गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। तो ये क्या खाद्य गुणवत्ता नकारात्मक और सकारात्मक दोनों रूप में हो सकती है। सुरक्षा गुणवत्ता का प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कई बार खालिस्तान के रूप में पूछ लिया जाता है। सुरक्षा गुणवत्ता का प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण गुण है जो पूरे विश्व में विभिन्न सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने खाद्य मानक तय किए। इसके लिए जो खाद्य मानक तय किए गए ना जितने, वो किस लिए किए गए हैं? सुरक्षा के लिए किया गया। जो गुणवत्ता का प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण गुण माना गया कि सुरक्षित हो खाद्य पदार्थ, सुरक्षित लोगों के लिए, यह सुनिश्चित करती है। जो मानक तय किया गया है, ये मानक क्या सुनिश्चित करते हैं कि खाद्य पदार्थ सुरक्षित है और अच्छी गुणवत्ता के हैं। हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो हम उन मानक चिन्हों को देखते हैं, तो वो मानक चिन्ह हमें क्या बताते हैं कि ये खाद्य पदार्थ सुरक्षित है, अच्छी गुणवत्ता के हैं। निर्माता और सप्लायर्स जो बना रहा है, जो सप्लाई कर रहा है, से इन मानकों को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। तो आगे देखते हैं कि खाद्य गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी है। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, खाद्य गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी है। पहला है कच्चे माल और जल की गुणवत्ता का हम ध्यान रखें। दूसरा, परिसर जो भी क्षेत्र है
कर्मचारी जब वो काम कर रहे हैं, उपकरण जो हम काम में ले रहे हैं, खाद्य निर्माण करना और भंडारण की स्वच्छता का भी हमें ध्यान रखना है। तभी जाके खाद्य गुणवत्ता को हम सुनिश्चित कर पाएंगे। उपयुक्त ताप पर खाद्य का भंडारण किया जाए, जितने ताप की आवश्यकता है उसी ताप पे भंडारण किया जाए। खाद्य स्वच्छता विज्ञान का पालन किया जाए ध्यान में रखते हुए, और बेहतर सेवा के तरीके उपलब्ध करा के हम खाद्य की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ आज हमारे खाद्य गुणवत्ता वाला लेसन का पार्ट 2 कंप्लीट हुआ है। आगे हम पार्ट 3 में इसके मानक जो भी सुनिश्चित किए गए खाद्य मानक चिन्हों उनके बारे में जानेंगे। आप हमारी वरदान क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।